गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ट्रांसलेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मेरे स्टूडेंट का ये टॉपिक भी रिक्वेस्ट था, तो मैंने कहा इस पे भी एक शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत बेनिफिट मिलेगा और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे सारे पॉइंट्स में से नीट के अंदर क्वेश्चंस बनने की पूरी उम्मीद है। बाकी तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं कितना सक्सेसफुल हुआ, वो तो आप भी बताएंगे और समय बताएगा। तो ट्रांसलेशन जैसा कि हम जानते हैं कि जो है पॉलीमराइजेशन जो है एक होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड का टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक डेफिनेशन दी जाती है ट्रांसलेशन की, यानी कि ट्रांसलेशन से जो है सिंपल अगर हम कहें तो आरएनए से प्रोटीन बनता है और आरएनए जो है तीनों तरह के आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल आरआरएनए इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। तीनों तरह के आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए। ठीक है ना। और ट्रांसलेशन में जो है मैं आपको बता दूं कि बेसिकली होता क्या है कि जो है ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए को दे दिया और ये एमआरएनए जो है न्यूक्लियोप्लाज्म से है ना साइटोप्लाज्म में आता है यूकैरियोट्स के अंदर। और इसी एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स होते हैं जिनको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रीड करते हैं। एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं जिनको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रीड करते हैं। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से भेजा गया है कि भाई इसके पास ये कोडॉन का सीक्वेंस है और इसी के कोडॉन के सीक्वेंस के हिसाब से है ना आप जो है एमिनो एसिड के सीक्वेंस को जोड़ते जाओगे, ऐड ऑन करते जाओगे, जिसको हम एलोंगेशन कहेंगे। ठीक है ना। और यानी कि दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये सब हम केमिस्ट्री में जनरली जानते हैं। तो मैं आपको समराइज कर दूं कि ट्रांसलेशन के अंदर होता क्या है कि ट्रांसलेशन 3 स्टेप का प्रोसेस है। नेचर में ज़्यादातर चीज़ें जो है 3 स्टेप में ही होती हैं। मेरे बच्चे मेरे जो है समझदार बच्चे समझ गए होंगे। और इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। जो पहला अमीनो एसिड जो जाता है वो पहले एक्टिव होता है, यानी कि उसको एटीपी के साथ वो कंबाइन होता है और एक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। आपको ये याद रखना चाहिए। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड के लिए 20 टाइप्स का ये एंजाइम होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो पहला स्टेप हो गया एक्टिवेशन ऑफ एन जो है एमिनो एसिड। दूसरा स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसको हम एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। हिंदी मीडियम के बच्चे इन्हीं शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना। कि एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए ये दूसरा स्टेप होता है। और ट्रांसलेशन का तीसरा स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का निर्माण। यानी कि बेसिकली जिस हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं वो तीसरे स्टेप में बनने वाली है। इसीलिए एनसीईआरटी ने सीधे सीधे जो है ट्रांसलेशन को प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट करते हुए ये जो है थर्ड में ही जो है अपन पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। हालांकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस तो पहले से स्टार्ट हो गया है, जो आपने कहा कह सकते हो कि वो प्रिपरेशन थी और जो थर्ड स्टेप है ये फाइनल है, आप कह सकते हो। तो अब हम थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप जो है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो फर्दर 3 स्टेप में डिवाइड होता है। पहला है इनिशिएशन यानी कि प्रारंभन, दूसरा है एलोंगेशन यानी कि दीर्घीकरण और तीसरा है टर्मिनेशन यानी कि समापन। ये 3 स्टेप होते हैं जिसको मैंने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी बता दिया। इनिशिएशन इनिशिएशन फैक्टर से, एलोंगेशन एलोंगेशन फैक्टर से, टर्मिनेशन टर्मिनेशन फैक्टर से। ये सारे फैक्टर जो है प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं सारे फैक्टर्स। और जो है लगभग 9 फैक्टर्स जो है इनिशिएशन के बताए गए हैं। लगभग 9 के करीब जो है फैक्टर्स इनिशिएशन के बताए गए हैं। तो पहला स्टेप प्रोटीन सिंथेसिस में जो इनिशिएशन होता है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। एमआरएनए जो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आया था उसमें इनिशिएशन का पहला स्टेप ये होता है कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 5 प्राइम एंड पे आके जुड़ता है एमआरएनए के। ये इनिशिएशन का पहला स्टेप है और यहीं से एनसीईआरटी ने लिखा है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिंस। ट्रांसलेशन प्रोसेस बिगिंस, याद रखिएगा मेरी बातों को, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इससे पहले मैं एक और चीज बात बता दूं कि राइबोसोम के अंदर जो है राइबोसोम किससे बना होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है कि राइबोसोम बना होता है स्ट्रक्चरल आरएनए से जो कि राइबोसोमल आरएनए होता है प्लस 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है, आप इसको याद रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। ठीक है ना।
तो मैंने क्या कहा कि इनिशिएशन के पहले स्टेप में क्या हुआ कि स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे आके जुड़ता है। उसके बाद टीआरएनए जो एमिनो एसिड के साथ जुड़ा होता है ना, वो आके जुड़ता है, जिसको आपने चार्ज टीआरएनए कहा था, आवेशित टीआरएनए कहा था। और तीसरे स्टेप में जो है इनिशिएशन के लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के, है ना, वो जुड़ जाता है एमआरएनए से। ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के इनिशिएशन का, ठीक है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देखिए कि तीनों तरह के आरएनए आके जुड़ गए। और यहाँ पे मैं एक और दिमाग वाली बात आपको बताना चाहूंगा जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट आरएनए क्या है। तो लॉन्गेस्ट आरएनए एमआरएनए है, ठीक है ना। और जो है स्मॉलर आरएनए राइबोसोमल आरएनए हो गया, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट आरएनए, अब चूंकि स्मॉलेस्ट आरएनए हम टीआरएनए को बोल रहे हैं क्योंकि टीआरएनए कहाँ आया है ना, डायग्राम देखिए, अपने सामने डायग्राम रखिए, तो लार्ज सब यूनिट के अंदर आया। तो आप सोचो आप कि स्मॉलेस्ट तो होगा ही। तो यहाँ पे आपको ये बात भी मैंने ध्यान दिला दी। तो ये इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन फैक्टर्स की मदद से हो गया। अब दूसरा काम होता है एलोंगेशन, जिसमें अलग अलग एमिनो एसिड जो है वो आकर के जुड़ते जाते हैं और एक पूरी चेन बनती जाती है। दो एमिनो एसिड के बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम जो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो पहले एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड के एमिनो ग्रुप के बीच में बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनने को कैटालाइज किया जाता है राइबोजाइम के द्वारा। राइबोजाइम के द्वारा जो कि आरएनए एंजाइम होता है, जो कि नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है। और ये जो राइबोजाइम है ये 23S rRNA होता है प्रोकैरियोट में और 28S rRNA होता है यूकैरियोट के अंदर। ये भी आपके लिए पीएमटी का क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये है ना जो है मतलब कैटालाइज किया जाता है एलोंगेशन का प्रोसेस, ठीक है ना, राइबोजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है ना। और ये राइबोजाइम जो है एक आप कह सकते हो कि पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज ही है, ठीक है ना। एलोंगेशन के बाद फिर लास्ट में जो है टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में आपको पता है कि 3 प्राइम एंड पे जो है 3 प्राइम एंड पे जो है स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। स्टॉप कोडॉन 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के स्टॉप कोडॉन होते हैं जिसको हम उगा उआ कहते हैं, यानी कि यूएजी, यूजीए और यूएए। ये तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन हो सकता है, तीनों नहीं होते, तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन है ना ट्रांसलेशन को स्टॉप कर सकता है। तो क्या होता है कि इन स्टॉप कोडॉन पे जो कि 3 प्राइम एंड पे होते हैं रिलीज फैक्टर आके जुड़ जाता है। रिलीज फैक्टर आकर के जुड़ने के बाद क्या करता है कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है और पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज करके, है ना, वो मतलब राइबोसोम से रिलीज करवा देता है। ये रिलीज फैक्टर का काम था, तभी नाम पड़ा रिलीज फैक्टर, रिलीज फैक्टर, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। एक और बात बातों बातों में इसमें आती है कि ट्रांसलेशन यूनिट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एमआरएनए के ऊपर 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडॉन होता है और 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन होता है। तो 5 प्राइम पे जो स्टॉप कोडॉन है और 3 प्राइम पे जो स्टॉप कोडॉन है, इसके बीच में जो यूनिट होता है ना, जो आपके जो है सीक्वेंसेस होते हैं, उसी को जो है ना ट्रांसलेशनल जो है यूनिट के नाम से जो है बोला गया है एमआरएनए के ऊपर, ठीक है ना। एक और चीज मैं बता दूं कि स्टार्ट कोडॉन के पहले यूटीआर होता है, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि ट्रांसलेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। और स्टॉप कोडॉन के बाद भी यूटीआर होता है। तो यूटीआर कहाँ कहाँ होते हैं? स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद, है ना, क्या होते हैं? यूटीआर होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो यूटीआर हैं ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत अच्छा बनाने में, है ना, मदद करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये आपके और हमारे कंसर्न की बात नहीं है और न ही इसका नेट से कोई लेना देना है, सिवाय इस बात के जो मैंने बताया। तो ये सारी कुछ बातें हो गई। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। इन एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिक्टेट किसने किया? डिक्टेटेड बाय डीएनए। डिक्टेट किसने किया? डिक्टेटेड बाय डीएनए। कैसे? डीएनए ने कोडॉन दिए एमआरएनए के ऊपर और इन कोडॉन को रीड किया एंटी कोडॉन ने, जो कि टीआरएनए के ऊपर होता है। टीआरएनए पे एंटी कोडॉन होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, दिस इज डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। ये भी एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। उम्मीद है मैंने शॉर्ट में लिमिट टाइम में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है।
फिर भी आप अपनी जो है सजेशंस को रखिएगा। मैं आपकी पूरी दिल से मदद करना चाहता हूँ, यकीन मानिए। आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सिलेक्शन चाहता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है, और यही वजह है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं किया है, इस चैनल को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं किया है। मैं कभी स्टेटस पे नहीं लगाता अपने चैनल को, ठीक है ना? क्योंकि मैं दिल से, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ भला चाहता हूँ, और किसी तरह से ईश्वर उन्हें सिलेक्शन दिलवा दे, ये चाहता हूँ। वो एक अच्छे डॉक्टर बनें, समाज में अपना एक अच्छा योगदान करें, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन।